बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27वीं आईनी तरमीम बिलाखिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दी गई है। इस तरमीम में क्या है, मैं मोटे मोटे नुकात आपके सामने बिल्कुल आसान अल्फाज में रखूँगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि आपने इस पर ज़रूर मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताना है कि ये आईनी तरमीम पाकिस्तान के मफाद के लिए आ रही है या पाकिस्तान को कमज़ोर करेगी। ये तरमीम पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगी या पाकिस्तान के लोगों को मज़ीद अजियत, तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला कर देगी। आपने पूरी ईमानदारी से, और ख़ास तौर पर मैं जो मुस्लिम लीग नून का अगर कोई हामी है तो उससे पूछता हूँ कि आपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के ये बताना है कि ये तरमीम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी या पाकिस्तान को पीछे लेकर जाएगी। और अगर इसका जवाब ये है आप इन तीनों सवालों का कि ये पाकिस्तान को पीछे लेकर जाएगी, पाकिस्तान को कमज़ोर करेगी और पाकिस्तान के लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर अगला मेरा सवाल ये होगा कि इस तरमीम को करने वाले और इसको वोट देने वाले, इसको सपोर्ट करने वाले जो हैं वो क्या पाकिस्तान मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं या वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। ये मेरे चंद सवालात हैं। मैं अपना आपको बता दूँ कि बतौर पाकिस्तानी शहरी शदीद एक तकलीफ़ में हूँ कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। और ये हमारे मुल्क के साथ आज से नहीं हो रहा, पिछले 3.5 साल से जो कुछ मुल्क के साथ किया गया है, वैसे तो कई दहाइयों से हो रहा है, लेकिन खैर हम पंजाब वालों की आंखें जो हैं वो अभी खुलना शुरू हुई हैं 3.5 साल से। लेकिन ये 26वीं आईनी तरमीम ने मुल्क के सीने पे जो ज़ख्म लगाए हैं, अभी वो ज़ख्म भरे नहीं थे, भरे क्या बल्कि उसी तरह से थे, और उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ कि अब पाकिस्तान के आइन पर एक और हमला किया है। और इसलिए मैंने ट्वीट किया था कि वो आइन जिसको 21 अक्टूबर 2024 को जिस पे कातलाना हमला किया गया और उसमें वो आइन शदीद घायल हो गया था, ज़ख्मों से चूर हो गया था, और उसके बाद वो आइन गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि वो अपना मुकदमा लेकर गया वो आइन के मेरे ऊपर हमला हुआ है, मुझे ज़ख्मों से घायल कर दिया गया है, मेरे जिस्म के ऊपर निशानात हैं, ज़ख्म है मेरे सीने के ऊपर। आइन ये मुकदमा लेकर गया आइनी अदालत के आइनी बेंच के सामने, लेकिन वहाँ पर और सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया और वहाँ पर इस निज़ाम के जो सहूलतकार हैं, जस्टिस याहिया खान आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मदखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उनकी सहूलतकारी की वजह से वो केस पेंडिंग रहा और आज पाकिस्तान के आइन पर एक और हमला करके पाकिस्तान के आइन को कत्ल कर दिया गया है। अब आप कह सकते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पाकिस्तान का आइन जिंदा नहीं रहा और वो आइन जो पाकिस्तान की वहदत की अलामत है। कल हमारी मुलाकात हुई महमूद हसन चगई साहब से, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुतहिद पाकिस्तान के आइन ने रखा हुआ है। अगर आप बात ये करते हैं कि हम मुसलमान होने की वजह से मुतहिद हैं, तो पाकिस्तान के अंदर तो गैर मुस्लिम भी हैं, और फिर अगर आप बात करते हैं कि हम इस्लाम की वजह से मुतहिद हैं, तो हमसे ज़्यादा मुसलमान तो इंडिया में हैं, फिर अफगानिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, ईरान भी मुसलमान मुल्क है। तो पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को अगर किसी डॉक्यूमेंट ने जोड़ रखा था तो वो आइन पाकिस्तान था, और आइन पाकिस्तान की आज डेथ हो गई है, आज उसकी वफात हो गई है। अब अल्लाह ताला से दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, करम करे, लेकिन सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ और जरदारी अपनी इज्जत, गैरत, खुददारी का सौदा कर चुके हैं। अपनी करप्शन, लूट मार की वजह से वो हर बात मानते चले जा रहे हैं, वो हर वो काम करते जा रहे हैं जो उनको उनके इक़्तिदार को दमाम बख्शे और पाकिस्तान को कमज़ोर करे। उसकी एक और वजह भी है कि नवाज शरीफ और जरदारी हो, इनके असासे जायदादें सब कुछ मुल्क से बाहर है, इनके मफादात मुल्क से बाहर है। और जब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जिस तरफ मुल्क को ये लेकर जा रहे हैं, कोई मुश्किल तरीन वक्त आया और कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई चीज़ हो गई, तो इन्होंने तो टिकट कटवाना है और ये पाकिस्तान से भाग जाएंगे। इनके पास तो अपने जहाज़ हैं, इनको तो कोई मसला नहीं, अपने खानदानों को उसमें से डालेंगे और भाग जाएंगे। भुगतेगा कौन? वो लोग, करोड़ों लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिनकी आने वाली नस्लों ने इस मुल्क के अंदर रहना है। तो बहुत ही ज़्यादा एक एज ए पाकिस्तानी तकलीफ सूरत हाल है। और इस पर मैं अगली वीडियो में आपको कुछ ट्वीट्स भी आपको बताऊँगा, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का हंगामी इजलास तलब किया गया है, उनका भी जो अलामी आएगा, जो उनका फैसला आएगा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसमें है क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। अभी किस चीज़ का क्या इंपैक्ट किस किस पे होगा उस पे नहीं जा रहे। सबसे पहले तो एक वफाकी आईनी अदालत बनाई जा रही है, और उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, कुछ चीज़ों का मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा जिस तरतीब से मैंने लिखा हुआ है। सेनेट मेंबरान के हवाले से तब्दीली की गई है कि सेनेट का जो भी मेंबर बनेगा, जिस साल उसने रिटायर होना होगा, तो उस साल 11 मार्च को उसकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और 11 मार्च से अगले मेंबर्स के लिए जो प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ये इतनी बड़ी कोई तरमीम नहीं है। खैर, उसके बाद आ जाए जी 63A। अच्छा, इसमें यह हो सकता है कि मार्च में, अगले साल मार्च में जिनकी मुद्दत अगर दिसंबर 2026 में भी ख़त्म होनी थी, तो वो मार्च में रिटायर हो जाएं और मार्च में नए सेनेट के मेंबर्स आ जाएं, और सेनेट में और ज़्यादा गिरफ्त जो है इनकी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा इनको मसला होता है सेनेट में। और इसका मतलब ये है कि मार्च में ये नए सेनेट के मेंबर्स लाएंगे, और मार्च के बाद लगता यह है कि मार्च में एक और फिर आईनी तरमीम आएगी, और उसमें फिर बहुत कुछ जो है वो कर लिया जाएगा। उसके बाद जी 63A वाला जो मामला है कि अगर कोई रुकने असम्बली अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करता है और वज़ीर आज़म के इंतखाब में, अदम एतमाद में, या इसके बजट के मौके पे, तो अब उसके खिलाफ जो रेफरेंस पहले जाता था सुप्रीम कोर्ट में, अब वो आईनी अदालत में जाएगा। कोई लोटा बनता है, कोई अपना ज़मीर बेचता है, कोई अपना जिस्म बेचता है, कोई रुकने पार्लियामेंट, तो उसका मामला अब आईनी अदालत में जाएगा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जाएगा। उसके बाद और हर वो मामला जो इस निज़ाम
निज़ाम के खिलाफ कोई लेकर जाएगा, जो इस मौजूदा रजीम जो कुछ कर रही है इसके खिलाफ जो भी मुकदमा होगा, मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा कि फलाना 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 मामला, लुब्बे लुबाब उसका ये है, उसका खुलासा ये है कि इस निज़ाम के खिलाफ जो भी मामला होगा वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा, और वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो जिसको कौन बनाएगा, वज़ीर आज़म सदर को नाम तजवीज़ करेंगे कि जी इस जज को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह लगा दें, चीफ जस्टिस लगा दें, और फिर वो चीफ जस्टिस जिसको शहबाज शरीफ सेलेक्ट करेगा, शहबाज शरीफ की भी कितनी इसमें चलेगी वो आपको पता है, तो वो चीफ जस्टिस और शहबाज शरीफ मिलके बाकी जजेस सेलेक्ट करेंगे, और वो फिर आईनी अदालत जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हर वो मामला जाएगा जो इस निज़ाम के खिलाफ होगा, जो आइन की पामाली का मामला होगा, जो कानून की तबाही का होगा, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने का हर मामला जो है वो आइनी अदालत के सामने जाएगा, और आइनी अदालत जो हुकूमत वक्त के मातहत होगी, जो मौजूदा निज़ाम के मातहत होगी, जो उनकी गुलाम होगी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो उनकी मराद याफ्ता होगी, जिनको उन्होंने नवाजा हुआ होगा, जिन्होंने उनको सेलेक्ट किया हुआ होगा, उस आइनी अदालत के सामने इनका हर मामला जाएगा जो इनके गुलाम होंगे। आप अंदाजा लगाएं। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हैयत तब्दील हो जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो फोरम है जहां पे जजेस को फारिग किया जा सकता है। पहले मसला ये आ रहा था कि जो 5 रुकनी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी उसमें से 2 मेंबर जो थे वो साथ नहीं देते थे, जस्टिस मंसूरी शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। अब इसकी हैयत चेंज की जा रही है, उसमें मैं अभी डिटेल में भी फिर किसी और इंटरव्यू में या वीडियो में जाएंगे कि उसमें क्या तब्दीली आ रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और यानी ये वो फोरम है जो जजेस को फारिग करने का फोरम है। इस फोरम के ऊपर भी मुकम्मल अपनी गिरफ्त लाई जा रही है ताकि जिस लम्हे चाहे हुकूमत जिस जज को चाहे उसको फड़का दिया जाए और उसको फारिग कर दिया जाए। पहले एक जजेस के पास एक होता था कि जज को फारिग करना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब वो भी आसान बना दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 243 में जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस लाया जा रहा है, और सीडीएफ ये होंगे, जो आर्मी चीफ होंगे वो सीडीएफ होंगे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, वो एयरफोर्स के भी सरबराह होंगे, वो नेवी के भी सरबराह होंगे। और इनकी अभी मुद्दत शुद्दत कहीं नहीं लिखी हुई कि इनकी क्या होगी, लेकिन आर्मी चीफ जो होगा वो ही नहीं, इनकी तो खैर वही है ना, जब तक ये आर्मी चीफ होंगे ये 5 साल होगी, वो फील्ड मार्शल की नहीं है मुद्दत, वो आगे चलते हैं। तो इनकी मुद्दत 5 साल होगी, जो पहले कानून में तब्दीली कर दी गई है। तो ये होंगे जी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म कर दिया गया है, जो भी सैयद शमशाद साहब है। 27 नवंबर को वो ओहदा खत्म हो जाएगा क्योंकि रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा जी एक कमांडर बनाए जाएंगे, नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, स्ट्रेटेजिक कमांड जो है ये हमारी वो है जो हमारी ये न्यूक्लियर जो हमारे एसेट्स हैं उनके हवाले से इसका जो कमांडर है वो जो सीडीएफ है, चेयरमैन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये सजेस्ट करेंगे कि कौन होगा इसका कमांडर। तो ये भी एक नई पोस्ट है वो क्रिएट की गई है। उसके बाद इसके अलावा जी अगर कोई फील्ड मार्शल होगा, कोई मार्शल ऑफ एयरफोर्स होगा, कोई एडमिरल ऑफ फ्लीट होगा यानी नेवी का, तो इनकी ये ताहयात इनके पास ये रैंक रहेगा। यानी जो फील्ड मार्शल है वो ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे, वो बतौर आर्मी चीफ तो जब भी उन्हें रिटायर होना होगा हो जाएंगे, 2027 में हो, 2032 में हो, 2036 में हो, मौजूदा फील्ड मार्शल की बात हो रही है, वो एज ए आर्मी चीफ तो रिटायर हो जाएंगे जब तक ये हुकूमत उनको कंटिन्यू रखना चाहेगी या रख पाएगी, तब तक वो रहेंगे आर्मी चीफ। और जब तक वो आर्मी चीफ रहेंगे तो वो सीडीएफ भी रहेंगे, तमाम फोर्सेस के सरबराह रहेंगे। लेकिन जब वो आर्मी चीफ के तौर पर रिटायर हो जाएंगे, लेकिन फील्ड मार्शल वो उम्र भर रहेंगे, ताहयात रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। और उसका उनको फायदा ये होगा कि एक तो उनको मराहत मिलती रहेंगी, तमाम मराहत जो फील्ड मार्शल की हैं वो उनको ताहयात मिलती रहेंगी, मरते दम तक मिलती रहेंगी। और लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि उनको प्रोटेक्शन हासिल होगी जिंदगी भर, वो मौत के दिन तक उनको जो है प्रोटेक्शन होगी कि उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, उनके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा कि उन्होंने फील्ड मार्शल होते हुए ये किया था, ये किया था, ये किया था। उनके ऊपर कोई किसी तरह का मुकदमा ना तो बन सकता है ना चल सकता है। पूरी उम्र के लिए उनको प्रोटेक्शन दे दी गई है कि वो ना सिर्फ उनको दे दी गई है बल्कि सदर को भी दे दी गई है कि सदर जो है वो जब रिटायर होगा तो जब उसकी मुद्दत खत्म होगी, रिटायर तो नहीं, मुद्दत खत्म होगी, साबिक सदर के तौर पे भी उनको वो तमाम इस्तिस्ना हासिल होंगे जो बतौर सदर उसको हासिल हैं। और वज़ीर आज़म का भी अब वो तरमीम की जा रही, लाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म को भी बतौर साबिक वज़ीर आज़म तमाम उसको जो है वो इस्तिस्ना हासिल होंगे। यानी मुरीद के वाक़या हो, 26 नवंबर हो, इस तरह के अगर केसेस में से किसी का नाम आता है कि ये जिम्मेदार था, वज़ीर आज़म जिम्मेदार था, सदर जिम्मेदार था, फलां जिम्मेदार था, फलां गवर्नर, इनको मुकम्मल इस्तिस्ना होगा, इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकेगी। जजेस ट्रांसफर वाला मामला, किसी भी हाई कोर्ट के जज को उसकी मर्जी के बगैर किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, और अगर वो इनकार करेगा तो वो नौकरी से फारिग हो जाएगा और वो रिटायर तस्वर होगा। और सीनियरिटी को कवर दे दिया गया है। अब ये जो जस्टिस डोगर वगैरह के खिलाफ जो केस था इस्लामाबादी कोर्ट के 5 आजाद जजेस का, जस्टिस मोशर्रफ तकियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज़ खान और जस्टिस समर इफ़त इम्तियाज़,
इनका अगर किसी और इनका जो केस था कि ये डोगर ट्रांसफर होकर आया है, तो ये तो 14वें 15वें नंबर पे था हाई कोर्ट में, इस लाहौर हाई कोर्ट में इधर आके नंबर 1 बन गया। तो वो मामला भी सेटल कर दिया गया है इस 27वीं तरमीम में कि सीनियरिटी जो है वो पिछली सीनियरिटी जो है वो कंटिन्यू होगी उसकी, और वो जब ट्रांसफर होकर आएगा वही उसकी सीनियरिटी होगी उस सीनियरिटी में, क्योंकि वो यहाँ पे पहले नंबर पर बनता था तो वो पहले नंबर पर होगा। इसके बाद जी जो जज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाने से इनकार करेगा वो भी रिटायर तस्वर होगा। यानी अगर मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर मिनल्ला साहब, आयशा मलिक साहिबा, शाहिद वहीद साहब, वो आज़ाद जजेस जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, उनको अगर जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन खान उनके मातहत उनको कहा जाएगा कि आप वहां बतौर जज जाके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में काम करें, और वो वहां जाते हैं और वो वहां नहीं जाते और इनकार कर देते हैं, तो फिर वो जो है वो उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी, वो रिटायर हो जाएंगे। और इसी तरह से जुडिशल कमीशन को भी चेंज कर दिया गया है। वो जजेस को भर्ती करने वाला, सुप्रीम कोर्ट में जज लाने वाला, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो आगे जजेस आएंगे, वो सारी हैयत भी उसकी चेंज कर दी गई है। उसमें फिर आगे डिटेल वीडियोस करूंगा कि किसमें क्या तब्दीली की गई है किस फोरम में। और इसी तरह से जो पहला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो सरबराह होगा, जो चीफ जस्टिस होगा, वो होगा जिसको वज़ीर आज़म सजेस्ट करेंगे सदर को, और वो उसका क्राइटेरिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा, या हाई कोर्ट का 7 साल तक कोई जज रहा हो, या वो वकील का रखा गया, पता नहीं 10 साल या 20 साल सुप्रीम कोर्ट का वकील रहा हो। अच्छा, इसके बाद जजेस का तकर्रुर जो है, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जजेस का तकर्रुर जो है वो वज़ीर आज़म करेंगे, किसके साथ? मुशावरत से, इनके साथ जो चीफ जस्टिस होंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, उनकी मुशावरत से। और कौमी असम्बली में, सेनेट में, चारों सूबाई असम्बलियों में जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस का कंडक्ट जो है उसको डिस्कस नहीं किया जा सकेगा कि वो किस तरह से पाकिस्तान की तबाही फेर रहे हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, वो किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं, किस तरह से वो उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान को उस तरफ लेकर जा रहा है, जो एक जख्म आज तक पाकिस्तान के सीने पर लगा हुआ है और आज तक नहीं भरा, आज तक लोग उसकी तकलीफ महसूस करते हैं। मैं 1971 के वाक़े की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वज़ीर आज़म और जो वज़राए आला हैं वो उनके एडवाइजर्स की तादाद में आइन में लिख दिया गया है कि उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। अब वो ज़्यादा एडवाइजर जो है वो रख सकेंगे, ज़्यादा लोगों को। ज़ाहिर है इतने लोग इस सिस्टम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उन बेचारों को कहीं ना कहीं तो लगाना है ना। तो पैसे उनको किस मद से मिलेंगे? आवाम के टैक्स के पैसों से या बैरूनी कर्जों से। और उसको पैसे कर्जे चुकाएगा कौन? पाकिस्तान की आने वाली नस्लें, आप, मैं और आने वाली नस्लें वो चुकाएंगी। लेकिन अभी क्योंकि उन लोगों को नवाजना है जो इस सिस्टम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा एडवाइजर होंगे। IMF कह रहा है इनको कि काबीना को कम करें, खर्चे कम करें, ये और काबीना को में तोसी दे रहे हैं, ये एडवाइजर और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। सूबाई काबीना की तादाद जो है वो आइन में बढ़ा दी गई है कि सूबाई काबीना में ज्यादा, और ये कोई इसके लिए नहीं आ रही, KPK के लिए नहीं आ रही, ये आई है पंजाब के लिए। मैंने आपको बताया कि क्योंकि हर जगह मसला यह है कि पहले एक तादाद थी, कितनी तादाद जो है वो कुल मेंबरान के इतने फीसद जो है वो आप काबीना में रख सकते हैं, उसकी भी रेशो बढ़ा दी गई है। क्योंकि मसला यह है कि लोग ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं सिस्टम के लिए और जगह जो है वो उनके लिए बढ़ाई जा रही है। उसके बाद अब सूबों के दरमियान अगर कोई तनाज़ा होगा पंजाब और KP के दरमियान, तो यह मामला भी आईनी अदालत में जाएगा और अमीनुद्दीन या इस तरह के जो भी किरदार आएंगे। उसके बाद जो भी आईनी अदालत का सरबराह होगा, चीफ जस्टिस होगा, उसकी मुद्दत 3 साल होगी। और आईनी अदालत में जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो 68 ईयर्स होगी, वो 68 साल होगी। और कायम मकाम चीफ जस्टिस किसी भी जज को सदर जो है वो लगा सकते हैं। हाई कोर्ट में मतलब अगर जस्टिस डोगर आते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, तो वहां पे जो है वो सदर जो है वो कायम काम चीफ जस्टिस जो है वो 11वें नंबर वाले जज को भी कायम काम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट लगा सकते हैं। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, आईनी अदालत जो है, वो पाकिस्तान की किसी भी अदालत से कोई भी केस अपने पास वो अदालत ट्रांसफर कर सकती है। और 199 के जो केसेस हैं, इसमें मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा किसी डिटेल वीडियो में, वो सिर्फ हाई कोर्ट के आईनी बेंच जो है वो देख सकते हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसके ऊपर पाकिस्तान के 78 साल तारीख के सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं उनमें से कोई उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। वो किसी भी फैसले को मानने के पाबंद नहीं है और वो जीरो से आप स्टार्ट करेंगे, अपनी मन मर्जी मंशा से किसी के भी कहने पे वो जो भी फैसला करेंगे वो कर सकते हैं। माजी के किसी केस के फैसले का हवाला उनके सामने देने का कोई फायदा नहीं है। 78 साल में जो पाकिस्तान की तारीख के बड़े बड़े जज गुजरे हैं, जिनको सब मानते हैं कि वो अपने अलग से वफा करने वाले दयानतदार थे, वो बहुत बड़े इंसान थे, उनके फैसले अब आईनी अदालत के ऊपर बाइंडिंग जो है वो नहीं है। और अब जो चीफ जस्टिस याहिया खान है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं रहे, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बन गए हैं और लफ्ज़ पाकिस्तान उनके नाम के साथ खत्म कर दिया गया। तो इसके बाद फील्ड मार्शल जो है वो कौमी हीरो हैं, ये भी लिख दिया गया है। और इसी तरह से अगर 3 नाम जाते हैं पार्लिमानी कमेटी के सामने चीफ जस्टिस के लिए, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया खान के नाम गए थे, तो उसमें फिर यह है कि जिनको कंसीडर नहीं किया जाएगा तो वो रिटायर जो है वो तस्वुर होंगे। और इसी तरह से ये सुप्रीम कोर्ट भी पाबंद होगी
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के फैसलों की। तो ये अब आपने जितनी चीज़ें सुनी है इस पर मुझे प्लीज़ अपनी राय दे दीजिएगा कि ये तरमीम पाकिस्तान के भले के लिए आई है, पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए आई है, पाकिस्तान के लोगों के लिए आई है, आपके लिए आई है, मेरे लिए आई है, हमारे गरीबों के लिए आई है, किसानों के लिए आई है, मजदूरों के लिए आई है, तनख्वाहदार तबके के फायदे के लिए आई है, इंडस्ट्रीज के फायदे के लिए आई है, ताजरों के लिए आई है, जो खून पसीना अपना एक करके और अपने बच्चों का रोजगार कमाते हैं उनके लिए आई है, या चंद लोगों के लिए आई है। और वही सवाल जहां से शुरू किया था कि यह तरमीम पाकिस्तान को कमजोर करेगी या मजबूत करेगी, और अगर ये कमजोर करेगी तो इस आईनी तरमीम को वोट देने वाले उनको हम मुहिब वतन पाकिस्तानी कह सकते हैं या नहीं कह सकते, या उनको हम क्या टाइटल देंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।